नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पल्लवी रविंद्र सिंह। खबरों की शुरुआत बिहार से करेंगे। आपको बताते चले कई जिले बाढ़ की बिहार में चपेट में आ चुके हैं। कई जगहों पर लोगों को राहत कैंप तक पहुंचाना पड़ रहा है। कई जिलों में बाढ़ से घर बर्बाद हो गए हैं तो कई हजारों एकड़ में लगी फसल भी डूब चुकी है। उसको देखते हुए बिहार में बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम 2 दिवसीय दौरे पर आज बिहार पहुंचेगी। आज 6 सदस्यों की केंद्रीय टीम पटना पहुंचकर मुख्य सचिवालय में बैठक करेगी। पथ निर्माण, पशु मत्स्य, स्वास्थ्य, पीएचडी और जल संसाधन जैसे तमाम विभाग के अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है बिहार में बाढ़ से हुई क्षति हुई का आकलन करना। बैठक के बाद केंद्रीय टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करने भी निकलेगी। दरअसल बिहार सरकार ने केंद्र सरकार से टीम भेजकर बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने की मांग की थी। इसके बाद केंद्रीय टीम आज पटना आ रही है। बैठक आज सुबह लगभग 11:30 बजे के आसपास शुरू होगी। बाढ़ प्रभावित इलाकों का जब केंद्रीय टीम दौरा कर आकलन कर लेगी तो उसकी रिपोर्ट राज्य और केंद्र सरकार को सौंपी जाएगी। पश्चिम बंगाल में 3 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा था, सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर विधानसभा सीट से ही चुनाव लड़ेंगी, जबकि जंगीपुर विधानसभा सीट से टीएमसी ने जाकिर हुसैन को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। आपको बताते चले शमशेरगंज से अमरुल इस्लाम के नाम का ऐलान किया गया। पश्चिम बंगाल के भवानीपुर समेत 3 विधानसभा सीटों पर 30 सितंबर को उपचुनाव होना है। चुनाव आयोग ने शनिवार को उपचुनाव की तारीखों की घोषणा की थी। बता दें कि इस साल की शुरुआत में पश्चिम बंगाल में शमशेरगंज और जंगीपुर में विधानसभा सीट पर उम्मीदवारों की मौत की वजह से चुनाव नहीं हो सके थे, जबकि भवानीपुर सीट से टीएमसी के विधायक ने इस्तीफा दे दिया था, जिसकी वजह से वहां भी चुनाव का ऐलान हुआ है। तीनों सीटों पर मतगणना 3 अक्टूबर को होगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस साल की शुरुआत में हुए राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान अपनी पारंपरिक भवानीपुर सीट को छोड़कर चुनाव लड़ने के लिए नंदीग्राम चली गई थी, लेकिन वह शुभेंदु अधिकारी से हार गई, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो अफगानिस्तान के पंजशीर में तालिबान और नॉर्दर्न अलायंस की तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन ताज़ा जानकारी के मुताबिक तालिबान के खिलाफ लड़ाई में आपको बताते चलिए रेजिस्टेंस फ्रंट का बड़ा झटका लगा है। हमले में रेजिस्टेंस फ्रंट प्रवक्ता फहीम दस्ती की मौत हो चुकी है। हमले में जनरल अब्दुल वुद्दू जारा की भी मौत हो गई है। रेजिस्टेंट फ्रंट फोर्स ने खुद ट्वीट करते हुए जानकारी दुख के साथ कहा है, हमें सूचित करना पड़ रहा है कि दमन और आक्रमण के खिलाफ जारी पवित्र लड़ाई में हमने अफगानिस्तान रेजिस्टेंस के 2 साथियों को खो दिया। रेजिस्टेंस फ्रंट के प्रवक्ता फहीम दस्ती और अहमद शाह मसूद के भतीजे जनरल अब्दुल वुद्दू शहीद को हो गए हैं। फहीम दस्ती की मौत रेजिस्टेंट फ्रंट के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि प्रवक्ता होने के साथ साथ वो अहमद मसूद के काफ़ी करीबी थे। अहमद मसूद उसके पिता अहमद शाह मसूद के बेहद करीबी रहे। फहीम दस्ती की मौत के बाद पंजशीर में एक तरफ शांति की आवाज़ उठ रही है, तो वहीं कुछ ऐसे नेता भी हैं जो खून के बदले की बात कर रहे। इस बीच अफगानिस्तान के पत्रकार बिलाल सरवरी ने दावा किया कि गनी सरकार में उपराष्ट्रपति रहे अमरुल्लाह सालेह के घर पर हेलीकॉप्टर से हमला हुआ। इसके बाद अमरुल्लाह सालेह को पंजशीर में ही किसी अज्ञात जगह छिपना पड़ा। पत्रकार बिलाल सरवरी का दावा है कि उन्हें यह जानकारी सालेह के करीबी ने दी है। ये भी पता नहीं है कि वह अफगानिस्तान में ही है या फिर दूसरे देश चले गए। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कृषि कानूनों के विरोध हो रहे थे। किसानों ने रविवार को महापंचायत का आयोजन किया था। इस महापंचायत में 5 लाख से ज्यादा किसानों के शामिल होने का दावा किया गया है। ऐसे महापंचायत में हिस्सा लेने पहुंचे किसान राकेश टिकैत ने भारत सरकार की तुलना तालिबान से कर डाली। राकेश टिकैत बोले कि अफगानिस्तान में खुलेआम तालिबान है, जबकि देश में पर्दे के पीछे तालिबान है। राकेश टिकैत के इस बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। राकेश टिकैत ने आरोप लगाया कि हिंदुस्तान की सरकार और तालिबान एक ही सिक्के के 2 पहलू। राकेश टिकैत सियासी बयानों के जरिए सरकार पर इतने हमलावर थे कि उन्होंने मोदी सरकार को तालिबानी बता दिया। मन से संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले हो रही इस महापंचायत में 5 लाख किसानों के शामिल होने का दावा किया गया। अपने गढ़ में राकेश टिकैत ने देश के पीएम और राज्य के सीएम को भी बाहरी बता दिया। महापंचायत में लाखों की भीड़ और अपने लोगों के बीच टिकैत के निशाने पर बीजेपी और सरकार थी। मंच भले ही राजनीतिक था,
ना होने की बात आयोजकों की तरफ से कही जा रही थी, लेकिन लाउड स्पीकर से बातें पूरी तरीके से राजनीतिक ही रहीं। किसान आंदोलन का काफिला कल यूपी के मुजफ्फरनगर में था। मुजफ्फरनगर में बड़ी किसान महापंचायत आयोजित किया गया था। कहा गया कि चुनावी बात नहीं होगी, सिर्फ किसानों की बात होगी, लेकिन बातें चुनाव की भी हुई और तालिबान की भी। दक्षिण पश्चिम मानसून के फिर से सक्रिय होने के साथ ही अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम और उत्तर भारत के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों के दौरान कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में अलग अलग जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है और इसके बाद तीव्रता में कमी आएगी। तीव्रता पूर्वोत्तर भारत, बिहार के कुछ हिस्सों, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश के शेष हिस्सों, दक्षिण पूर्व राजस्थान, गुजरात क्षेत्र, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, आंध्र ओडिशा और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वोत्तर राजस्थान और तमिलनाडु के अंदरूनी हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना। 6 से 7 सितंबर के बीच दक्षिण ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना। उत्तर मराठवाड़ा, उत्तर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तरी कोंकण और गुजरात के क्षेत्र में 7-9 सितंबर के दौरान बारिश होने की संभावना। वहीं 7-8 सितंबर के दौरान उत्तरी कोंकण में, 8 सितंबर को मध्य भारत, महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र में और 7 सितंबर को तेलंगाना में अलग अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश हो सकती है। इसी तरह 7 से 9 सितंबर के दौरान हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तरी पंजाब और जम्मू क्षेत्र और पूर्वी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश के साथ उत्तर पश्चिम भारत के अधिकतर हिस्सों में छिटपुट से भारी बारिश की संभावना। तो मध्य प्रदेश के मेडिकल के छात्र अब अपने पहले साल के पाठ्यक्रम में बीजेपी और संघ के विचारकों के पाठ पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने इस बारे में जानकारी दी। विभाग को पत्र भी लिखा जिसमें कहा गया है कि एमसीआई के नए आदेश के मुताबिक पहले साल के छात्रों को अपने फाउंडेशन के कोर्स में मूल्य आधारित शिक्षा के नाम पर विचारकों और विद्वानों को पढ़ना तय होगा। इसके तहत चरक, सुश्रुत, विवेकानंद के साथ ही BR अम्बेडकर और दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर केशव हेडगेवार के विचारों छात्रों को पढ़ाए जाएंगे। इस नई पहल को पाठ्यक्रम में जोड़ने के लिए 5 डॉक्टरों की कमेटी बनाई जाएगी। मंत्री विश्वास सारंग का दावा है कि इन विचारकों को पढ़कर छात्र बेहतर डॉक्टर बनेंगे। जब उनसे सवाल पूछा गया कि RSS के विचारकों को क्यों जोड़ा गया तो उन्होंने अपने इस फैसले का बचाव किया और कहा, इसमें गलत क्या है, ये सभी विद्वान लोग रहे हैं जिनके पाठ छात्रों को पढ़ाए जाएंगे। उधर कांग्रेस ने इस पहल को मेडिकल पाठ्यक्रम का भगवाकरण करार दिया। पार्टी के प्रवक्ता के मिश्रा ने कहा है कि ये ध्यान भटकाने की कवायद है। उन्होंने सवाल किया कि मंत्री सारंग ने डॉक्टर मोहन भागवत को आखिर क्यों छोड़ा। प्रदेश के सामाजिक मामलों में अपनी आवाज उठाने वाले व्यापम के विसल ब्लोअर डॉक्टर आनंद राय ने इस पहल का विरोध कर कहा है कि नैतिक मूल्य पढ़ना था तो देश और दुनिया के बड़े डॉक्टरों की जीवनी पढ़ाई जाती जिससे छात्रों का भला होता। फिलहाल अब यह मामला गरमा गया है और कांग्रेस ने इस फैसले का विरोध करने का फैसला कर लिया। तो बिहार के उन चंद राज्यों में शामिल है जहां हर साल बाढ़ आती है और बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। इस बीच बाढ़ के हालात और इससे बनने वाली परिस्थितियों के बारे में मुजफ्फरपुर में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने प्रदेश में आने वाली बाढ़ को आर्टिफिशियल करार दे दिया। उन्होंने कहा है कि बिहार को नेपाल सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। जल संसाधन मंत्री ने कहा, हम लोग बात कर रहे हैं और भी कई तरीके की बातें करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो पहले था उससे तो आखिर अब कम ही हो रहा। हम बांध के रखरखाव पर ज़्यादा काम कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने कहा कि कहीं रोड टूट रहा है, कहीं पुल पुलिया खतरनाक स्थिति में है तो उसके लिए हर विभाग को अलर्ट किया गया। उसे तुरंत बना देने के लिए एक दूसरे से समन्वय से जो हो रहा है वो अच्छा काम हो रहा है। समीक्षा बैठक के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उप मुख्यमंत्री CM रेणु देवी ने बताया है कि बिहार में तो आर्टिफिशियल बाढ़ ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा नेपाल प्रभावित करता है। उसके लिए भी सरकार के स्तर से बातचीत की जा रही। कहीं सड़क धंस रही है तो कहीं पुल पुलिया को त्वरित ठीक किया जा रहा है। सभी विभाग अलर्ट हैं। वहीं बाढ़ में सभी विभागों को
कोऑर्डिनेशन से अच्छा किया जा रहा। पश्चिम बंगाल में कथित कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में ईडी ने टीएमसी महासचिव और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी से आज पूछताछ करेगी। पूछताछ के लिए अभिषेक बनर्जी रविवार को ही दिल्ली पहुंच गए थे। दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले अभिषेक बनर्जी ने कहा कि मैंने हर तरह की जाँच के लिए तैयार हूँ। हालांकि अभिषेक बनर्जी कितना बजे पेश होंगे आज, इस संबंध में कोई भी जानकारी सामने निकल कर नहीं आ सकी है। आपको बताते चलें, अपने ऊपर लगे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप को लेकर अभिषेक बनर्जी ने कहा, अगर कोई केंद्रीय एजेंसी किसी भी अवैध लेन देन में उनकी संलिप्तता को साबित कर दे तो वह खुद को फांसी पर लटका लेंगे। दिल्ली पहुंचने से पहले कलकत्ता हवाई अड्डे पर मीडिया से बात करते हुए अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा था कि राज्य विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी राजनीतिक बदला ले रही है। जांच को लेकर अभिषेक बनर्जी ने कहा, मैं किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हूं। इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया था कि बंगाल विधानसभा चुनावों में बीजेपी को मिली हार का बदला लेने के लिए कोयला घोटाला मामले में उनके भतीजे अभिषेक के खिलाफ जांच एजेंसियों का प्रयोग कर रही।